आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। और मैं आपकी अपनी रीमा आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ इस प्रोग्राम में। आज हम आए हैं गुरुग्राम के धनकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। ये फरुख नगर गुरुग्राम में स्थित है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1976 में हुआ। आप तो जानते ही हैं ये एक प्रोग्राम है आपके करियर से रिलेटेड, आपके करियर संबंधित जो भी परेशानियां, जो भी आपके मन में आशंकाएं हैं, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और कर सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से बात। आपके मन की सारी आशंकाओं को जो करियर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको यहाँ पर दूर किया जाता है। आज हम इस स्कूल में आए हैं और यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके यहाँ की फैकल्टी से, जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहूँगी डॉक्टर श्री कृष्ण जी से, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ उनका बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि वो इस कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि इनका नाम है कृष्ण, उसी हिसाब से ये हमारे साथ हमारा लगातार साथ दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी पूर्ण रूप से सहायता कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से चाहती हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। जिसने इस स्कूल की नींव रखी, जो बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं लगातार, उनका मैं अभिनंदन, उनका स्वागत करना चाहूँगी। यहाँ के चेयरपर्सन श्री धर्मवीर सिंह धनकर जी का, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका सभी स्वागत कीजिए। श्री करमवीर जी, जो कि यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश हैं, उनका मैं बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करना चाहूँगी। अगले पैनलिस्ट पीजीटी हिंदी है और हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हैं मिस्टर विक्रम जी, तो इनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। अगली पैनलिस्ट है मिसेस सीमा जी, जो कि पीजीटी फिजिक्स हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा आप अभिनंदन कीजिए तालियों से। अगले पैनलिस्ट हैं हमारे मिस्टर संदीप डागर जी, जो कि एडुकेटनिस्ट हैं, तो इनका प्लीज़ आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगी जिस सब्जेक्ट का नाम लेके थोड़ा सा डर, थोड़ा सा फोबिया बच्चों के दिमाग में आ जाता है। पीजीटी मैथ्स मिस्टर हितेश कुमार जी, इनका अभिनंदन कीजिए। हमारे अगले पैनलिस्ट वो भी मैथ सब्जेक्ट से ही हैं रिलेटेड, ये टीजीटी मैथ्स हैं मिस्टर हेमचंद्र जी, तो इनका भी आप स्वागत कीजिए। अगली पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं वो हैं टीजीटी इंग्लिश मिसेस पूनम जी, तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं हम अपने बच्चों की तरफ, जो इस कार्यक्रम में हमारे इस स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हुए, और उनसे मैं आग्रह करूंगी कि अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को वो पूछें। My name is Sakshi. Sir, why should we read English? As we all know that English is an international language. It is one of the most spoken languages. Even English is the third most spoken language in the whole world. Reading English is an important part of language because it helps you develop other related skills like grammar, vocabulary and writing. तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहली बात यह कि पढ़ी क्यों जाए। आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों कंपलसरी हैं आपके पास, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही आती है कि बाकी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है और वो लैंग्वेज है इंग्लिश, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे इंग्लिश में ही है। तो उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, उनका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होगा। तो प्राथमिकता तौर पे तो आपको मैंडेटरी हो जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ें। अब बात आती है कि आपका इंग्लिश पढ़ने के बाद कैरियर क्या है।
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप टॉप करते हो तो ये डिसाइड करना है आपको कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, और उस फील्ड के बेस पे आपको कैरियर ऑप्शन चुनने होंगे कि आप इस लैंग्वेज से, जैसे टीचिंग में जा रहे हैं या जर्नलिज्म में जा रहे हैं या रिसर्च में जा रहे हैं, या आप अपना मीडिया में जाना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं या स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज पढ़ के यही काम कर सकते हैं। आप अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आप उसमें भी कंपटीशन टेस्ट में भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो लैंग्वेज मैंडेटरी होती है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। My name is Komal. Sir, I want to ask that what is the scope of English literature? जैसा कि मैम ने बताया और सर ने बताया कि इंग्लिश जो है बहुत ही मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और लिटरेचर जो है किसी भी देश का एक्चुअल में खजाना होता है। किसी भी लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज का अपना अलग लिटरेचर होता है, और इंग्लिश का लिटरेचर तो इतना वास्ट है जिसको कि आज तक कोई अच्छी ठीक पूरी तरह से कोई समझ ही नहीं पाया है। और इसके अंदर तो बहुत ऐसे बड़े महान पोइट हुए हैं, जैसे कि शेक्सपियर हुए, जॉन कीट्स, बटलर, बहुत ही ज़्यादा हैं। जितना हम लिटरेचर जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ही कम पड़ता है, इसलिए जो है हमें लिटरेचर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। माय नेम इज़ रितिका। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हमारे देश में ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के विज्ञान में बहुत ज़्यादा उन्नति की है? देखिए बेटा, ऐसे हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने साइंस के विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। और हमारे जो साइंस किसी को समझ में नहीं आती थी, उसमें ऐसी ऐसी खोजें की हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विदेशों में नाम किया है। अब मैं अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ ने जब सेब को नीचे गिराया, तब न्यूटन ने ग्रेविटेशन को समझाया। तब न्यूटन ने ग्रेविटेशन को समझाया। फोन की इन्वेंशन की ग्राहम बेल ने, तो थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाया। स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने बताया। स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने बताया। तो परमाणु संरचना को नील्स बोहर की है माया। परमाणु संरचना किसकी है माया? नील्स बोहर की है माया। पानी में डूबकर क्यों लगता सब हल्का, पानी में डूबकर क्यों लगता सब हल्का, सोच आर्किमिडीज यूरेका यूरेका चिल्लाया। यूरेका यूरेका, यूरेका मीन्स होता है बेटा पा लिया। जब उसने अपना फॉर्मूला मिला था ना, तब उसने ये बोला यूरेका यूरेका, ठीक है। तो गैलीलियो के टेलीस्कोप में पूरा ब्रह्मांड समाया। तो राइट बंधुओं क्या थे? दो भाई थे जिन्होंने क्या किया था? वायुयान की खोज की थी। तो राइट बंधुओं ने सबसे पहला वायुयान उड़ाया। मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिव रेडियम से जुड़ी, तो फैराडे के डायनमो ने हर कोना जगमगाया। हीटिंग इफेक्ट जूल के दाब बताते पास्कल, न्यूक्लियस के साइज का रदरफोर्ड ने दिया हल। माय नेम इज हिमांशी। सर, क्या मैं हिंदी भाषा पढ़ने के बाद विदेश में भी नौकरी कर सकती हूँ? हिंदी हमारी मातृभाषा है, और ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में तो हिंदी को महत्व दिया जाता है। बाकी देशों में भी इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप जैसे सर ने बताया कि लगभग 10 देशों में हिंदी भाषा को यूज़ किया जाता है। तो हिंदी भाषा वहाँ की प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, बट वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा में ज़रूर शामिल हो गई है। जहाँ हम बात करते हैं एम्बेसीज की, अगर आप बात करें तो हर देश में आपको हिंदी का एक ट्रांसलेटर आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, जो अपनी भाषा में अपने लोगों को वहाँ पे तरीके से बातें रख सके, समझा सके। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप भाषा का चयन करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो भाषा है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और किस किस देश में कितनी बोली जा रही है। और अगर आप उसको कैरियर ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का ज्ञान हो
कि अगर मैं इसको पढ़ते हूँ कैरियर ऑप्शन में, तो आप के ऑप्शंस कितने होंगे और आप अपना गोल उस कंपटीशन में अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हिंदी भाषा को अभी बहुत इम्पोर्टेंस अपनी कंट्री में, जहाँ हम पहले हिंदी को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, अभी भी गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। हिंदी और संस्कृत को बहुत ही ज़्यादा आगे ला रहे हैं, जिसमें आप लोग देखते थे कि संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो आप लोग 8th क्लास तक पढ़ते थे। अब संस्कृत लैंग्वेज आपकी 11th-12th तक भी आ गई है। अगर आप उसको अपना सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसमें बना सकते हैं और उसमें अपना कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। माय नेम इज़ सारिका। सर, हिंदी हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन ला सकती है? यदि हम हिंदी ही अच्छी तरह से नहीं बोल पाएंगे, जो हमारी मातृभाषा है, तो हम आगे अंग्रेजी में भी इतना अच्छा जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें हिंदी पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी से ही हम आगे बढ़ने का कार्य शुरू करते हैं, तो हिंदी हमारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन ला सकती है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा क्या हमारे व्यवहार में कामयाब है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप अपने बिहेवियर की बात कर रहे हो, आप व्यवहार की बात करते हो। तो सबसे पहली, अगर आप अपने व्यवहार को ठीक करना चाहते हो, चाहे इसमें हिंदी है, इंग्लिश है या आप रूरल लैंग्वेज बोलते हैं, तो बिहेवियर आपका डिफरेंट पैटर्न है। लैंग्वेज आपका माध्यम है आपके भावों को रखने के लिए। आप एग्रेसिव हैं और भाषा हिंदी बोल रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि आप ये दर्शाएं कि आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और आप पोलाइट हैं और आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, या आप अपनी रूरल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, देहाती भाषा में बोल रहे हैं, और वहाँ अगर उस तुलना को आप करेंगे तो व्यवहार एक अलग प्रक्रिया है, भाषा एक अलग प्रक्रिया है। एक माध्यम होता है आपके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का, कि आप किस तरीके से अपने भाव रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की कोई बात नहीं है, बात आती है बिहेवियर की, कि बिहेवियर आपका कैसा है, आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपने अपने समाज से, अपने परिवार से किस तरीके की चीज़ें सीखी जिससे आपका व्यवहार अच्छा बना, और उस व्यवहार के अच्छे बनने से आपने अपने शब्दों का चयन किया, और उन शब्दों के चयन से हम लोगों के व्यवहार का, आचरण का आकलन होता है। एक बच्चा है हिंदी में गालियां दे रहा है, एक बच्चा है बहुत पोलाइटली अपनी बात कर रहा है, बात तो दोनों ही हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेकिन एक भाषा हमें बुरी क्यों लग रही है, एक भाषा हमें अच्छी क्यों लग रही है। तो ये डिपेंड करता है अपनी अपब्रिंगिंग पे, हमारे व्यवहार पे, हमारे समाज पे, हमारे परिवार पे, हमारे साथियों के साथ रहन सहन रहे, कि हम एक दूसरे के प्रति किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए अच्छी भी हो और एक दूसरे के प्रति आदरणीय हो। तो जिस भी भाषा में आप बात करें वो भाषा हमारी शिष्टाचार की होगी, तो ज़रूरी है कि वो हमारी अप्रिसिएट होगी, उसकी तारीफ की जाएगी। अगर उसका दुरुपयोग होगा, उनके शब्दों का दुरुपचयन होगा, तो ज़रूरी है कि वो आप लोगों के लिए बुरी ही बोली जाएगी। तो ये व्यवहार है, व्यवहार हम समाज से, अपने परिवार से, अपने साथियों से और अपने आप से किस तरीके से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसकी तुलना करते हैं या किसी को वापस देते हैं, वो एक माध्यम है। माय नेम इज़ कशिश। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोग बहुत कहते हैं कि ये नीट एग्ज़ाम क्लियर करना इजी नहीं है, ऐसा क्या करें कि जो नीट एग्ज़ाम है हम इजीली क्लियर कर लें? देखिए बेटा, नीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पे कमांड होनी चाहिए। फिजिक्स में बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी 9th में 10th में जो भी आपकी बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं उन बिल्कुल अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हर लाइन में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, कि हर लाइन में हम क्वेश्चन बना सके और वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बेसिक जो आपकी केमिस्ट्री रहती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिएक्शन से रिलेटेड जितनी भी आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे कोई भी मेडिसिन है, सब के बारे में आपको पता होना चाहिए।
और जैसे आप मैथ्स हैं या बायोलॉजी है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर 9th की और 10th की और 8th क्लास की अगर आपकी बेसिक साइंस क्लियर है तो आप नीट के लिए आराम से आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 11th में और 12th का जो भी आपका बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स हैं, ये सारे तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से नीट ज़्यादा टफ नहीं है। My name is Geeta. My question is, what are the career choices we can do? What are the career options after taking arts in class 11th? आप जानना चाहते हैं कि आफ्टर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चूज करने के बाद में आप किन किन कैरियर गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम चाहें कि हम ऑप्शन सेग्रीगेट कर लें कि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आप कैरियर काउंसलर बनना चाहते हैं, या आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, आपने डिसाइड करना है कि आपके सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या है। 11th क्लास में आपने अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लिया है तो आपको उन्हीं एरियाज़ में ही अपना कैरियर ऑप्ट करना होगा। लाइक अगर आप ज्योग्राफी में जाते हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आप इंडिया की हिस्ट्री के बारे में सारा ज्योग्राफिकल रिसर्च आप कर सकते हैं। आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आप हिस्ट्री के ऑप्शंस अपने लेवल पे क्रॉस चेक करेंगे कि आप एक अच्छे गाइड बन सकते हैं, आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, आप आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। पॉलिटिकल में अगर आप चाहते हैं तो पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप ऑनर्स करके किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप कंबाइंड सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप कंपटीशन टेस्ट आपके एसएससी के बहुत सारे होते हैं, क्लरिकल जॉब होती है, ऑफिसर बी ग्रेड जॉब होती हैं, जिनके आपके टाइम टू टाइम फॉर्म निकलते हैं, वो आप फॉर्म फिल करें और उसके बेस पे आप अपना जो भी आपने एरिया चूज किया है उसको अचीव करें। My name is Nidhi. Sir, I have a question. How can we explore other branches of biology such as botany? Other than botany, we can study agriculture study, और दूसरी ब्रांच है आप पेस्ट स्टडी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। उसके अंदर हम अलग अलग जो भी डिजीज़ होती हैं या फिर जो भी बीमारियां आती हैं उनके बारे में स्टडी करके और उनके लिए कोई नई मेडिसिन सर्च कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में और पेस्ट स्टडी के ऊपर आप कर सकते हो। Good afternoon, everyone. My name is Kunal. Actually, my question is that what is the process of becoming a scientist? देखिए बेटे, एक्चुअली में तो साइंटिस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 12th बेस पे नॉन मेडिकल या मेडिकल से करके उसके बाद फर्दर ग्रेजुएशन करनी है। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और वेल एकेडमिक सेशन होना चाहिए। उसके बाद IST और इसरो के लिए एक एंट्रेंस है और वो भी JEE के थ्रू है, तो उससे भी आप जा सकते हैं। और इवन ग्रेजुएशन बेस पे गेट भी है, तो उसमें भी आप IST के थ्रू जा सकते हैं। और इवन क्वेश्चन आपका ये भी है कि भाई मैथमेटिशियन वो इक्विवेलेंट ही होता है कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के, तो इसमें भी आप सेम वे में आपके पास नॉन मेडिकल है तो मैथमेटिक्स तो है ही, तो उसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएट करके और PhD करके आप इसमें मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं। और IIT मद्रास जो बेस्ट है इन फील्ड ऑफ मैथमेटिशियन, जहाँ से मैंने देखा है कि भाई काफ़ी बेस्ट मैथमेटिशियन आए हैं, तो वो भी AI EEE या JEE एडवांस के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। तो आपके पास नॉन मेडिकल या मेडिकल फैकल्टी होना ज़रूरी है साइंटिस्ट के लिए। और मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिशियन के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, वो आर्ट विथ मैथ है, चाहिए आपके पास कॉमर्स विथ मैथ है, तो दोनों इक्विवेलेंट ही है। साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन दोनों की बस फील्ड अपनी अलग अलग है। कई साइंटिस्टों का अगर रोल देखें तो मैथमेटिक्स में भी है और कई मैथमेटिक्सों का जो रोल है वो साइंस में भी है। जैसे आर्यभट्ट की बात कर लें हम,
CV रमन की बात कर लें, जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था साइंटिस्ट इंडियन का, जो वो बोल रहा था कि भाई इंडियन साइंटिस्ट के नेम बताओ, तो उसमें CV रमन का बड़ा नाम है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप कोई भी आप मेहनत करें। My name is Simran. My question is, what are the other career option if, rather than doctor or teacher if we study biology? There are lot of option rather than become a doctor or a teacher when we study biology. We can become a research person. We can use BSc nursing. We study in paramedical industries, or we can also choose like lab operator. Thank you. माय नेम इज़ दीक्षा। सर, सभी लोग कहते हैं एनडीए का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है, तो हाउ वी क्वालिफाई एनडीए एग्ज़ाम इजीली एंड विच सब्जेक्ट आई विल टेक इन 11th स्टैंडर्ड टू क्वालिफाई एनडीए एग्ज़ाम? 11th में अगर मैथ ले रखा है तो एनडीए फॉर्म भर सकते हैं आप एनडीए का। उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट में मैथ आता है 300 नंबर का, और सेकंड पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है बेटे। लेकिन फर्स्ट पेपर अगर मैथ का क्लियर होगा, उसकी परसेंटेज दे रखी है 25% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर वो पेपर फर्स्ट पास है मैथ का, तो ही सेकंड पेपर जो 600 का है वो चेक होता है। ठीक, तो मैथ का पेपर, मैथ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 9th से 12th तक जितने भी मैथ की हैं सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 300 और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये नहीं कि हर एक हम ऑप्शन भर देते हैं उसमें नेगेटिव है 1/4। तो उसमें मिनिमम आपके कम से कम 75 से 90 तो मिनिमम होने चाहिए। और ज़्यादा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मैथ में ज़्यादा स्कोर करोगे तो एनडीए में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर मैथ क्लियर नहीं है तो परसेंटेज डाउन होती है। और 90 में से मिनिमम 350 की परसेंटेज निकलती है उसमें, और अबाउट 400 से लो ही रहती, 350 से 370-80 तक की जाती। तो उसमें मैथ का बहुत ही रोल है। मैथ के हर एक चैप्टर अच्छी तरह आने चाहिए, उनके फार्मूलेज वगैरह, और जितनी ज़्यादा हो प्रैक्टिस करो। क्योंकि बुक एक जैसे एनसीईआरटी बुक है, कॉन्सेप्ट इसमें सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन को रटना नहीं होता। उसमें पेपर में आते घुमा फिरा क्वेश्चन। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही बच्चा, फार्मूले याद होने चाहिए, ट्राई करते रहो। अलग अलग जितनी भी और भी बुक है जैसे आर.डी. शर्मा, एस. चांद वगैरह जितनी बुकें हैं उनमें प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो तभी पॉसिबल होगा। एनडीए का मैथ पर पकड़ होनी चाहिए पहले फर्स्टली। और जैसे सेकंड है सब्जेक्ट, उसमें भी 200 नंबर की इंग्लिश है, जैसे साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो और सब्जेक्ट की भी है। लेकिन मैथमेटिक्स की वैल्यू ज़्यादा है इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कमज़ोर हो गए तो सेकंड में अगर 600 में से आप 500 नंबर भी ले लोगे तो अनक्वालीफाई हो जाएगा। यानी कि मैथमेटिक्स पहले क्वालीफाई होने के लिए उसमें 75 मार्क्स तो आने चाहिए। 300 में से 120 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा वो। तो उसमें फर्स्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स का पहला पेपर जिसका क्लियर होगा तो ही सेकंड पेपर चेक होगा। और दोनों पेपरों में मिलाकर 350 अबाव मार्क्स होने चाहिए, 400 के आसपास, तो ही क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अपनी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फार्मूले रखो। सर, इफ़ आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट्स? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, जैसे आपने पीसीबी लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इट मीन्स यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, और आप उस फील्ड में जा रहे हो। अब उस फील्ड में आपने एक ब्रांच अपना ले लिया कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो उस जर्नी में आपको एमबीबीएस करना ही करना होगा। और आपका उस फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा कि आप इस फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। लाइक कार्डियोलॉजिस्ट की अगर आपने बात की है तो आपको उसका एमबीबीएस के बाद में स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ेगा। मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा है। कुछ बच्चे
बचपन से ही डांस बहुत अच्छा करते हैं, किसी का भरतनाट्यम में इंटरेस्ट होता है, किसी का कथक में इंटरेस्ट होता है, और भी बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म हैं जिसमें वो लोग जा सकते हैं, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उनको ऐसा लगता है कि अगर एक डांसर बनना एक बहुत अच्छा करियर शायद मेरे बच्चे के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। तो वो किस तरीके से एक तो अपने पेरेंट्स को मनाएं, दूसरा अपने करियर को एक डांसर के रूप में कैसे देखेंगे? देखिए, मैम ने जैसे कहा कि आपका इंटरेस्ट अगर किसी फील्ड में है, तो मैडम ने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर बच्चा डांस में अच्छा कर रहा है और वो उसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है, फ्यूचर में वो चाहता है कि भाई मैं अपनी डांस एकेडमी खोलूं और डांस खुद भी करूं और सिखाऊं भी, तो प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं होता। अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा? हम सक्सेस हो जाएं, हमारा अर्निंग सोर्स ठीक रहे और हम सोसाइटी में एक अच्छी जगह बना लें। तो डिपेंड करता है कि आप हर जगह क्वालिटी की बात करेंगे। अगर आपके आसपास ऐसे 10 सेंटर खुले हुए हैं जिनमें डांस सिखाया जाता है, बट कोई 1, 2, 3 सेंटर ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और वहाँ फीस भी ज़्यादा होगी, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आपने अपनी निपुणता को इस तरीके से समाज के सामने, सोसाइटी के सामने रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कनेक्टिविटी आपके पास हुई। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी किसी भी प्रोफेशन में अगर जाना चाहते हैं तो नो डाउट कि आप अपने गोल के बारे में, वहाँ एक चीज़ ज़रूर आएगी कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए तुम इस तरीके के चीज़ें सोच रहे हो, इस तरीके के ऑप्शन सोच रहे हो। लेकिन आप देखिए कि जितनी भी फिल्में आप देखते हैं उनमें जो डांस होता है, जो एक्टर एक्ट्रेस जो परफॉर्म करते हैं, क्या वो खुद ट्रेंड होते हैं? उनके पीछे जो कोरियोग्राफर होते हैं जो उनको डांस सिखाते हैं, उनको स्टेप बताते हैं। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे इस तरीके के काम हो रहे हैं। आजकल आप लोग प्रोग्राम्स देखते होंगे, मैरिजेज वगैरह में आप लोगों के घरेलू जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कोरियोग्राफर को बुलाते हैं कि थीम बेस्ड वो प्रोग्राम होता है। उसमें अब मम्मी पापा इस गाने पे डांस करेंगे, भाई भाभी इस गाने पे डांस करेंगे। सो कहीं ना कहीं उनका जो प्रोफेशन है वो उसको कैश कर रहे हैं। सोसाइटी में जिस भी तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होते हैं, एनुअल फंक्शन में आप लोग कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं। आपके कुछ टीचर होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं इसी फील्ड में, तो वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो वहाँ पे भी हेल्प करते हैं। तो कोई भी आर्ट बुरी नहीं होती, बशर्ते कि आपको उसकी जर्नी का क्लियरेंस होना चाहिए और आपका एम होना चाहिए। अल्टीमेट एम मेरा ये है कि मुझे करियर में सक्सेस बनना है। इसको अगर मैं अपना करियर ऑप्शन बनाती हूँ तो फाइनली मैं कुछ ऐसा अचीव करूँ जिससे मैं सेटिस्फाई रहूँ, अपने अच्छे तरीके से अर्न कर सकूँ, अपनी फैमिली को तरीके से ग्रो कर सकूँ, सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बना सकूं और आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज दे सकूं कि इस तरीके का कोई भी ऑप्शन जो आपने स्वेच्छा से चुना हो और जिस पे आपने अपनी एक अच्छी अमिट छाप छोड़ी हो, वो बुरा नहीं होता। आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्री कृष्ण जी इस सवाल का जवाब देने के लिए। दर्शकों, ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। अगले एपिसोड में फिर हम किसी और स्कूल में आपसे मिलेंगे, वहाँ की फैकल्टीज़, वहाँ के बच्चों से रूबरू होंगे और आप अपने प्रश्नों को पूछना ना भूलें। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, साथ ही साथ आप सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं और सुभारती टीवी देखते रहिए। अपना विशेष तौर से ख्याल रखिए। मैं रीमा लेती हूँ विदा। नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।